स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी? हमने देखा था कि व्हाई इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। हमने उसके 3 रीजंस देखे थे और हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के जो डिजीजेज हैं, जैसे एयरबोर्न डिजीज है या वाटर बोर्न है या फूड बोर्न है या फिर अलग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं, तो इन डिजीजेस को प्रिवेंट करना बेटर क्यों है और प्रिवेंट कैसे करें, तो वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिवेंशन टेक्निक की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्चुअली उस पेशेंट को या उस हेल्दी पर्सन को जिससे बीमारी ना हो उसको बाद में हम उसको पहले ही थोड़ा सा बीमार कर देते हैं। यस, ये रिवर्स आइडिया आपको समझ में आना चाहिए कि आप उसको बाद में ज्यादा बीमारी ना हो तो अभी उसको थोड़ी थोड़ी बीमारी कर देते हो। इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन्स क्या होते हैं और उसको इम्यूनाइजेशन क्यों बोला गया है। राइट, सो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन ये बहुत हॉट टॉपिक है राइट नाउ। अभी आप देख रहे हो कि कोविड-19 के वैक्सीन्स बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ह्यूमन ट्रायल्स भी कंप्लीट कर ले हैं, फेज 3 भी कर लिया है कंप्लीट, और अब ये रोल आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ कुछ कंट्रीज में तो देना स्टार्ट भी हो गया। जब आप ये वीडियो देखोगे तो शायद बहुत लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका होगा। तो ये वैक्सीनेशन का क्या एक्चुअली पॉइंट क्या है? क्या ये दवाई है? नहीं, ये प्रिवेंशन टेक्निक है। आप यहां पर ऐसी कोई दवाई नहीं ले रहे हो जो ऑलरेडी अंदर जो माइक्रोब्स है उसको आप किल करने के लिए ले रहे हो। नहीं, वैसा नहीं कर रहे आप कुछ अलग टेक्निक कर रहे हो। आप स्वस्थ इंसान को भी आप वैक्सीन देकर रखने वाले हो जिससे उसको बाद में ना हो। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए कहानी अपने को समझनी पड़ेगी, वो है स्मॉल पॉक्स की कहानी। तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही डेडली इन्फेक्शियस डिजीज था जो बहुत तेजी से फैलता था। ओके, तो ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज था, इट वॉज अ वेरी इन्फेक्शियस डिजीज विच इज नॉट प्रेजेंट राइट नाउ। अभी किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। इट इज डिक्लेयर टू बी इरेडिकेटेड। इस दुनिया में स्मॉल पॉक्स अभी किसी को नहीं होता, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया है। 1980 में स्मॉल पॉक्स खत्म, बट 100 साल पहले तक इसके एपिडेमिक्स होते थे। एपिडेमिक्स इतने लोगों को हो जाता था कि और बहुत डेथ रेट भी था, और उसकी वजह से जो लोग क्योर भी हो जाते थे उसके बाद वो लोग के बॉडी पर भी स्कार्स हो जाते थे। तो हम देखने वाले हैं कि स्मॉल पॉक्स की क्या कहानी हुई थी। तो देखो, स्मॉल पॉक्स बहुत इन्फेक्शियस डिजीज था, बहुत लोगों को होता तो बहुत लोग मरते भी थे, बट द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड नो फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, किन लोगों को स्मॉल पॉक्स होने का खतरा नहीं था, वो लोग थे जिनको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था, फर्स्ट टाइम हो चुका था और वो सर्वाइव कर लिए। कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज वर दोज हु हैड अर्लियर बीन क्योर्ड ऑफ इट। देखो, स्मॉल पॉक्स हो गया तो कुछ लोग मरेंगे, बट कुछ लोग जो नहीं मरे उन लोगों को वापस स्मॉल पॉक्स होने का कोई भी डर नहीं था। ये एडवर्ड जेनर ने देखा। एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहा है, बट जो गाय के कांटेक्ट में आते हैं, काउस के कांटेक्ट में आते हैं कुछ लोग, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कुछ सोचा, वो हम देखने वाले हैं। तो हुआ ये, दिस हैपेंस बिकॉज द फर्स्ट टाइम द इम्यून सिस्टम सीज द माइक्रोब, इट रिस्पॉन्ड्स टू द माइक्रोब एंड देन रिमेंबर्स इट। देखो, जब कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में आएगा तो आपका इम्यून सिस्टम काम पे लग जाएगा। इम्यून सिस्टम एक बार काम पे लग गया, एंटीबॉडीज छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो माइक्रोब्स को डीएक्टिवेट करने चला जाता है। हमने देखा इन्फ्लेमेशन इसीलिए होता है। तो जब ये डीएक्टिवेट करने के लिए चला जाएगा, तो अब एक बार वो एंटीबॉडी ने काम कर दिया, तो अब जब वो माइक्रोब खत्म हो गए तो वो एंटीबॉडीज का क्या होगा? वो एंटीबॉडीज अभी भी आपके बॉडी में रहेंगे, और अगर नहीं भी रहे तो आपके बॉडी उसको बनाता रहेगा। क्यों? बिकॉज अब आपकी बॉडी को पता चल चुका है कि ये खतरा कभी भी हो सकता है, तो वो अब रेडी रहता है। सी, अगर एक बार वॉर हुआ तो हमने बहुत सारे लेट्स से वेपन्स बना लिया और वॉर खत्म हो गया, तो वेपन्स का क्या करेंगे? वेपन्स रखेंगे ना। तो नेक्स्ट टाइम जब वॉर होगा तो हमारे पास वेपन्स ऑलरेडी रेडी है। सिमिलरली, जब पहली बार किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसकी बॉडी ने फाइट किया, और अगर उसकी बॉडी ने अच्छे से फाइट किया, वो जिंदा है अभी, तो वो वेपन्स अभी भी उसकी बॉडी में रहेंगे, और उसकी बॉडी याद रखेगी कि नेक्स्ट टाइम अगर ये स्मॉल पॉक्स का माइक्रोब मेरी बॉडी में, मतलब इस बॉडी में आता है, तो हम उसको तुरंत
अटैक करके खत्म कर देंगे। फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा रिस्की था, बिकॉज यू डिड नॉट नो कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, बट अगर आप सर्वाइव कर लिए तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। और नेक्स्ट टाइम जब वो माइक्रोब आएगा तो फटाफट उसका सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। दैट्स द आइडिया। सो योर, फिर से एक बार देखो, दिस हैपेंस बिकॉज, क्यों, जिन लोगों को पहले हो चुका है उनको वापस क्यों नहीं होगा? बिकॉज द फर्स्ट टाइम द इम्यून सिस्टम सीज द माइक्रोब, इट रिस्पॉन्ड्स टू द माइक्रोब, मतलब उसको डीएक्टिवेट कर देगा और वो याद रखेगा, भूलेगा नहीं। एक बार वॉर हो गया एक बॉर्डर पे, तो वहां पर हम लोग हमेशा के लिए वहां पर आर्मी रखते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ रखते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम ना हो। भाई इतना प्रॉब्लम हुआ था पिछली बार, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम हमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फटाफट वहीं पे हम लोग फाइनलाइज कर देंगे। द नेक्स्ट टाइम द माइक्रोब स्ट्राइक्स अगेन, इट इज एलिमिनेटेड इवन फास्टर। तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। समझ में आ रही बात? बट इसमें क्या है कि कुछ लोग अगर एंटीबॉडीज नहीं बना पाए, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाया, तो वो लोग डेड हो जाएंगे। बट जो जिंदा है उन लोग का तो ठीक है, बट जो डेड हो गए उनको भी हम किसी तरीके से बचा सकते हैं क्या? तो देखो क्या किया था, दिस इज द बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो देखो कैसे ट्रेडिशनल चाइनीज एंड इंडियन मेडिसिनल सिस्टम्स deliberately rubbed the skin crusts of smallpox victims। तो स्मॉलपॉक्स कैसा होता था कि स्किन पे हो जाते थे ऐसे दाने, ऐसे पिंपल्स जैसे हो जाता था, और फिर वहाँ पर डेफिनेटली माइक्रोब्स होते थे। तो वो जो स्किन के पैचेस होते हैं जहाँ पर माइक्रोब्स होते हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट लेकर, डेलिबरेटली थोड़ा सा पार्ट लेकर वो हेल्दी इंडिविजुअल की स्किन में भी उसको इम्प्लांट करते थे। देखो, हेल्दी इंडिविजुअल जिसको कोई स्मॉल पॉक्स का माइक्रोब नहीं मिला है, नहीं उसको फाइट करना पड़ा, पर फिर भी हम लोग जो बीमार आदमी है उससे वो माइक्रोब थोड़े से लेंगे और एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में जानबूझकर डालेंगे। आप बोलेंगे एक मिनट, स्मॉल पॉक्स का अगर माइक्रोब उसको नहीं मिला है अभी तक, कोई डेंजर नहीं है उसको, तो डेलिबरेटली जानबूझकर हम लोग क्यों उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज जब उसको स्मॉल पॉक्स नेचुरली मिलेगा, नेचुरली मतलब ऐसे किसी के कांटेक्ट में आके उसको बीमारी होगी, तो वो बीमारी ज्यादा हो सकती है, ज्यादा माइक्रोब्स उसको आ सकते हैं। बट यहां पर हम लोग उसको थोड़े से ही माइक्रोब्स देने वाले हैं, थोड़े से ही। क्यों थोड़े से ही देंगे? बिकॉज अगर थोड़े से भी माइक्रोब्स चले जाए तो उसकी बॉडी में वो इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम देखेगा थोड़े से माइक्रोब्स और उसको अटैक करके खत्म कर देगा। तो उसको बीमारी थोड़ी सी होगी और अपनी बॉडी को आदत भी हो जाएगी और वो उसको याद रखेगा। अगर नेक्स्ट टाइम बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए तो आपकी बॉडी उसको फाइट कर सकती है। यस, बात समझ में आ रही है आपको? पहली बार हमने जानबूझ के थोड़ा सा दिया, आपकी बॉडी ने देखा यार थोड़ा सा है, डेंजर तो नहीं है ज्यादा हमारी बॉडी में, बट हम इसको फटाफट किल करके खत्म कर देते हैं। तो बिकॉज आपकी बॉडी में थोड़े से माइक्रोब्स आए, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, उसको रिमेंबर करेगा, बट बिकॉज वो थोड़े से ही थे, आपको बीमारी ज्यादा नहीं होगी। अब नेक्स्ट टाइम ज्यादा भी आ गया तो फटाफट वो प्रोटीन्स, वो एंटीबॉडीज बना के वो माइक्रोब्स को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अब एक्चुअल जब वॉर होने वाला है तब आपको डेंजर नहीं है। सो आपको थोड़ा, एक बार के लिए आपको जबरदस्ती वो माइक्रोब्स दिए जाते हैं और फिर उसके बाद में आपको कोई टेंशन नहीं है। दिस is the basis of immunization, this is the basis of vaccination। आगे देखते हैं हम लोग। deliberately rub the skin crust of smallpox victim to the skin of healthy individuals, also done by Edward Jenner। तो ये एडवर्ड जेनर is the father of immunization, vaccination बोलते हैं। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, which introduced only mild disease। तो मैंने आपको बताया mild disease इंट्रोड्यूस किया to healthy individuals so that it is safe from the actual disease, जो बाद में होगा उससे सेफ होगा। तो एडवर्ड जेनर की कहानी आपके बुक में दी, आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, उन्होंने देखा था कि जो काउस से रिलेशन रखते थे, उनके साथ काम करते थे, जो मतलब दूध निकालने का काम करती थी, वो लेडीज को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो उन्होंने पता किया कि बिकॉज काउस को भी एक बीमारी होती थी, बट वो बहुत माइल्ड बीमारी होती थी इंसानों में। तो बिकॉज वो माइल्ड बीमारी वो लेडीज को हो चुकी थी, उनकी बॉडी को याद था कि ऐसे कोई माइक्रोब आया तो अब कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब स्मॉल पॉक्स जो था उसके माइक्रोब्स भी उसके काउ पॉक्स जैसे ही सिमिलर थे। तो नेक्स्ट टाइम जब एक्चुअल स्मॉल पॉक्स के
माइक्रोब्स उनकी बॉडी में आए, तो काउ पॉक्स की बीमारी जो माइल्ड डिजीज था उसकी मेमोरी से वो लेडीज की बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया और उनको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा. दिस इज वॉट दे रियलाइज्ड, दिस इज वॉट एडवर्ड जेनर रियलाइज्ड. तो लैटिन में या ग्रीक में वैक्सा मतलब कि काउ. तो वैक्सीनेशन जब हुआ था तो वो काउ पॉक्स का उन्होंने डिजीज सबकी बॉडी में डाला था, इसलिए उसको वैक्सीनेशन बोला था क्योंकि वो वैक्सा काउ से रिलेटेड था. अभी वो वैक्सीनेशन वर्ड का मीनिंग ये हो गया है कि आपको वैक्सीन या फिर ऐसे जैसे हमको बोला माइल्ड डिजीज, कहाँ गया, माइल्ड डिजीज आपको दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स और आपकी बॉडी रेडी हो जाती है और फिर बाद में याद रखती है, फिर आपको बाद में होपफुली कुछ नहीं होने वाला. सो दिस इज द हिस्ट्री एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एडवर्ड जेनर फेमस है, बट ट्रेडिशनल चाइनीज एंड इंडियन मेडिसिनल सिस्टम्स में भी ये बहुत सालों से हो रहा था. यस, बहुत सालों से हो रहा था. नाउ मेनी सच वैक्सीन्स जिसको हमने बोला आर नाउ अवेलेबल फॉर पोलियो, मीजल्स एंड कोविड-19. जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बुक में नहीं लिखा है बिकॉज वो बीमारी आपकी बुक में लिखी नहीं है, बट कोविड-19 की वैक्सीन भी अभी रेडी है और स्टेज 3 फेज 3 ट्रायल्स भी हो चुके हैं ह्यूमन ट्रायल्स में, और अब वो 70%, 90%, 95% सेफ कुछ कंपनीज ने बनाया है. इंडियन कंपनीज भी स्टेज 3 ट्रायल्स में पहुंच चुकी है. तो आपको वैक्सीन अवेलेबल है. अब क्योंकि पूरी दुनिया को चाहिए तो पता नहीं वो आपको कब मिलेगा, और एक साथ चाहिए सबको, बहुत जल्दी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, टाइम लगेगा, बट वैक्सीन आर अवेलेबल. पोलियो की वैक्सीन है ना, पोलियो इंडिया में से तो इरेडिकेट हो चुका है बोलते हैं, बट फिर भी देते हैं. मीजल्स की वैक्सीन भी आपको बचपन में ही दे देते हैं. विच मिमिक द माइक्रोब. देखो ये वैक्सीन क्या करती है, फिर से एक सेंटेंस समझो, दिस मिमिक्स द माइक्रोब. मिमिक्स मतलब उसकी एक्टिंग करता है. तो ये जो वैक्सीन होते हैं ना, उसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो एक्चुअल डिजीज की एक्टिंग करते हैं. अब हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये एक्टिंग बहुत सीरियस है, तो हो जाता है उसको फुल फॉर्म में फाइट करने के लिए, तो दैट्स इट, और फिर वो फाइट करता है तो याद रहता है. बट ये एक्टिंग है. आपने अपने इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाया है ना, आपने उसको अप्रैल फूल बनाया कि अरे हमने तो ऐसे दिया था थोड़ा सा, तुम तो पूरे रेडी हो गए. तो बोले ठीक है, अब मैं रेडी हो ही चुका हूं, तो एक्चुअल डिजीज भी आ गया तो भी उसको फाइट कर लेंगे. दैट्स द आइडिया. So encourage the body's immune system to respond and be ready henceforth for the actual disease to enter, जिसकी हमने बात अभी तक की. क्लियर है? बहुत अच्छा. Now let's look at the questions which are there. Question number 4 which says what is immunization? Immunization क्या है? Immunization क्या है? Immunization is introducing vaccines in your body which mimics the microbe and encourages the body's immune system to act against it and then remember in case of actual attack. ये है immunization. इम्यून कर दिया है बॉडी को. ठीक है. Let's look at question number 5. What are the immunization programs available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are the major health problems in your area? तो बहुत सारे diseases के लिए जैसे हमने बोला वैक्सीन अवेलेबल है. इसमें भी और चीज़ें दी है, जैसे कि डिप्थेरिया के लिए है, टेटेनस के लिए है. जैसे आपको कभी जंग या रस्टेड आयरन से कट हो जाता है तो आपको टेटेनस का इंजेक्शन या वैक्सीन दिया जाता है. पोलियो का है, हेपेटाइटिस का है, और बहुत बार आप मलेरिया का वैक्सीन, कॉलेरा का वैक्सीन लेके जाते हो अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हो तो ये सब वैक्सीन अवेलेबल है. आप प्रॉपरली आंसर कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, और ये 1 to 6 हम लोग सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे. दीज आर जनरल क्वेश्चंस. हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 year? व्हाट वर द इलनेसेस? अभी आप लिख सकते हो, आपको कॉमन कोल्ड हुआ होगा, हो सकता है आपको टाइफाइड हुआ होगा, है ना, हो सकता है कि आपको लेट्स से जॉन्डिस हुआ होगा, हो सकता है आपको टीबी हुआ होगा, जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है. थिंक ऑफ वन चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी और मोस्ट ऑफ द अबव इलनेसेस. अगर आपको टाइफाइड हुआ था तो आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में सोच सकते हो, है ना, उसी से होता है. अगर अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर लिया तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो कहीं भी जाओ आपको डाउटफुल लगे तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में सोचो. सपोज मलेरिया हुआ तो आप मलेरिया की वैक्सीन ले सकते हो कहीं आपको टेंशन हो रहा है तो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि मच्छरों से दूर रहो, है ना, फुल स्लीव के कपड़े पहनो. अगर जंगल वंगल में जा रहे हो वहाँ पर कुछ काट ना ले आपको, इस तरीके से. थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी और मोस्ट ऑफ द अबव इलनेसेस. अगर आप मलेरिया की बात करो तो आप चाहोगे मलेरिया, डेंगू, उसके लिए आपके सोसाइटी में आप ये चाहोगे कि स्टैग्नेंट वाटर ना रहे जिससे मलेरिया, डेंगू ना फैले. ठीक है. यू कैन आंसर लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 2.
अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी। कोविड-19 के टाइम आप देख ही रहे हो। फाइंड आउट हाउ शी और ही अवॉइड्स गेटिंग सिक हिमसेल्फ हरसेल्फ। कैसे? देखो कोविड-19 के टाइम पे पहली बात तो यह है कि उनको पीपीई किट्स पहनने पड़ते हैं, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड, मास्क पहनना, बहुत सारे किट्स पहनना, उसके बाद अच्छे से खाना खाना, स्लीप ऑन टाइम इफ़ यू कैन, है ना। हेल्थ वर्कर्स को अभी तो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो दे आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, सो यू शुड ऑलवेज थैंक योर हेल्थ वर्कर्स कि वो इतना अपनी जान को खतरे में डाल के इतना सब कुछ काम कर रहे हैं। तो वो लोगों ने अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, उनको प्रोटेक्शन रखना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए वगैरह वगैरह, ये उनको चीज़ें करनी चाहिए, है ना। दे शुड ऑल्सो नॉट स्मोक और ड्रिंक जिससे उनके इम्यून सिस्टम पे और बुरा असर हो, है ना। बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल स्मोक एंड ड्रिंक, विच यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज एब्सोल्युटली नॉट यूजफुल फॉर योर बॉडी, इनफैक्ट इट इज यूजलेस एंड इससे बुरा असर होता है आपकी बॉडी पे। तो यू शुड रिमेंबर एज अ हेल्थ वर्कर इन फ्यूचर कि आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस रखना चाहिए। ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेज आर। कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। हो सकता है आपके लोकेलिटी में मलेरिया होता है बहुत लोगों को, और अभी कोविड का ज़माना है तो कोविड भी हुआ होगा बहुत लोगों को, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेज, ओके। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि इन्फेक्शियस नहीं भी रहा तो चलेगा, सो यू माइट थिंक कि मोस्ट कॉमन डिजीजेज आर ऑल्सो नॉन इन्फेक्शियस, लाइक लेट्स से डायबिटीज़ बहुत लोगों को है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज बहुत लोगों को होते हैं, आर्थराइटिस बहुत लोगों को होता है, तो यू कैन राइट दोज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस कौन से बताना है, ठीक है। टाइफाइड और जॉन्डिस भी बहुत लोगों को होता है, बट पता क्यों नहीं चलता, बिकॉज इट इज़ लाइक कॉमन नाउअडेज, ठीक है। तो स्टेप्स क्या लेंगे आप जिससे इंसिडेंसेस कम हो? जैसे आपने बोला कि मलेरिया हो रहा है तो गटर जो होती है वो कवर्ड होनी चाहिए, साफ होती रहनी चाहिए जिससे स्टैग्नेंट वाटर ना हो। टाइफाइड के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस मिलना चाहिए लोगों को। कोविड-19 के लिए भी जैसे बोला सैनिटाइजेशन कंडीशंस होनी चाहिए, दूर दूर लोगों ने बैठना चाहिए, क्राउडेड पोजीशंस में नहीं जाना चाहिए। यस। क्वेश्चन नंबर 4, अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल हिज और हर केयर टेकर्स दैट शी और ही इज सिक। ऑफ कोर्स व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट इफ दैट द बेबी इज सिक। तो बेबी सिक क्यों होता है? तो आपको कभी कभी उसके स्किन या आंखें देख के समझ जाता है, वो बहुत परेशान होता है तो वो रोता है, उससे समझ जाता है। उसके एक्सक्रीटा से, उसके वेस्ट प्रोडक्ट से भी आपको समझ में आ जाता है। अगर लूज मोशन हो रहा है तो समझ जाता है। अलग अलग कलर की भी समझ जाते हैं डॉक्टर को, भाई किस कलर का उसको लूज मोशन हुआ, तो उससे भी बीमारियों के बारे में पता चलता है। और व्हाट इज द सिकनेस, तो सिकनेस देख के समझ जाता है। अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो शायद उसके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो, फूड पॉइजनिंग हो, क्या होगा उसको। तो इस तरीके से सिम्टम्स देख के आप बता सकते हो कि उसको क्या बीमारी हुई होगी। अगर उसकी स्किन येलो हो रही है तो शायद उसको जॉन्डिस हुआ हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो विद द सिम्टम्स। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। उसको मलेरिया से रिकवर कर रहा है, तो मलेरिया से रिकवर कर रहा है और चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को ध्यान भी रख रहा है। तो ऑफकोर्स अगर मलेरिया से रिकवर कर रहा है तो ठीक है, बट अगर मलेरिया रिकवर करते करते उसको अगर चिकन पॉक्स वाले पेशेंट का ध्यान भी रखना है तो वो डबल डेंजर में है। और थर्ड ऑप्शन है व्हेन शी इज ऑन अ 4-day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम। ये तो और भी प्रॉब्लम है, बिकॉज न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अभी अभी रिकवर किया है तो आपके इम्यून सिस्टम बहुत थक चुका है, और अब आप चिकन पॉक्स के पेशेंट का भी ध्यान रख रहे हो। तो द थर्ड ऑप्शन जिसमें ये तीनों चीजें हो रही है, ये सबसे डेंजरस है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशंस। हो सकता है एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से आपको कुछ सिक होने के चांसेस हो। व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, हाँ वहाँ पर और चांसेस है, बिकॉज यू हैव बीन अंडर क्राउडेड कंडीशंस। लोगों के एक्सहेलेशन से, हो सकता है उनके कफ से कुछ आपको मिले हो, कुछ बीमारी आपको मिली हो, तो वो भी डेंजरस है। व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, तो इसमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? अगर आप फ्रेंड के पास जाते हो और उसको मीजल्स हो रहा है, तो मीजल्स से ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा खतरा है, बिकॉज वहाँ पे डेफिनेटली किसी को बीमारी है। सिर्फ बस और ट्रेन से जाने से हमेशा आप बीमार पड़ोगे ऐसी बात नहीं है, बिकॉज हो सकता है वहाँ पे कोई बीमार ना हो और इतने पास में भी आपके ना है। बट फ्रेंड को मीजल्स हुआ है तो आपको होने के चांसेस, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस और आप उसके पास में भी रहते हो। तो द थर्ड ऑप्शन, मीजल्स वाले
ऑप्शन में डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू इट, और वो डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और डिजीज़ डेफिनेटली वहाँ पर है ना। बस ट्रेन में ऐसी कोई डिजीज़ डेफिनेटली होगा, ऐसी बात नहीं। क्लियर? ग्रेट। सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, लेट्स एंड दिस चैप्टर हियर। यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा हो, बिकॉज ये बहुत रिलेटेबल चैप्टर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और कोविड-19 के टाइम पे आप इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। एंड आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट वेरी मच कि अगर आप इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक्स के बारे में और बहुत रिसर्च करो तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। गूगल पे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन, दवाइयों के बारे में, उन डिजीज़ेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, अवेलेबल है। सो आई वुड एब्सोल्युटली सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड रीड मोर ऑन योर ओन। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन पढ़ाई करते हैं।